कुछ कहानियां कभी दिखाई नहीं देती, कुछ किताबों में छुपी होती हैं, कुछ अंधेरे कोनों में, कुछ सीक्रेट फाइल्स में। 5 अगस्त 2024 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां बांग्लादेश की सरकार नहीं गिरी, एक लोकतंत्र का अंत हुआ जिससे पूरा एशिया हिला। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं क्योंकि लगातार बांग्लादेश में स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। इससे क्या असर होगा भारत, पूरे एशिया के अंदर? कौन था इसके पीछे? क्या आपको क्या लगता है कि महज एक दिन के अंदर हसीना सरकार को गिरा दिया गया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार, एक स्टूडेंट का आक्रोश था। क्यों था स्टूडेंट का आक्रोश? कि बहुत सारे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि मुक्ति वाहिनी के जो भी लोग थे, हसीना गवर्नमेंट ने या इससे पिछली सरकार ने उनको 10% का कोटा दिया था यार, क्योंकि मुक्ति वाहिनी का बहुत बड़ा योगदान रहा था बांग्लादेश की आज़ादी के पीछे। तो स्टूडेंट्स दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। कुछ स्टूडेंट्स का मानना था कि नहीं, इस कोटे को आप खत्म कर देना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का काम था कि नहीं यार, ये कोटा चलना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जान दी है। दिन आया 10 जून 2024 सुबह 11 बजे। यहाँ पर एक स्टूडेंट का आक्रोश निकलता है और पुलिस फायरिंग के अंदर 5 स्टूडेंट मारे जाते हैं। फिर इसके 4 दिन के बाद 16 जुलाई 2024 को फिर स्टूडेंट आक्रोश होते हैं हसीना गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में, और यहाँ पर 100 से अधिक स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। और यहाँ से शुरू होता है बांग्लादेश में एक बड़ा आक्रोश। क्या आपको क्या लग रहा है कि स्टूडेंट्स जो सिर्फ कॉलेज में पढ़ने वाले, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने हसीना गवर्नमेंट को गिराया? कौन था इन स्टूडेंट्स के पीछे? हर पहलू पर हम आएंगे। हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में चलते हैं पीछे। दिन आता है 25 मार्च 1971 का। पाकिस्तान एक ऑपरेशन स्टार्ट करता है, ऑपरेशन सर्चलाइट। इनका एक ही काम था पाकिस्तान आर्मी का कि बांग्लादेश के अंदर जाके, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और बांग्लादेश के लोगों को मारना किसी भी तरीके से। पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश में 30 लाख से ज्यादा लोगों की हत्याएं करी। 2 लाख से ज्यादा औरतों के, बच्चियों के साथ रेप हुए। यहां भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक वॉर किया, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी ने घुटने टेक दिए, जिसमें 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके कुछ दिन के बाद ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो जाता है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं शेख मुजीबुर रहमान। इनकी सरकार अच्छे से बांग्लादेश के अंदर अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी पाकिस्तानी आर्मी एक प्लानिंग करती है और ISI के थ्रू बांग्लादेश आर्मी को भड़काना शुरू करती है। और 15 अगस्त 1975 को वहाँ के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है। और इसमें जो मेन अहम भूमिका निभाई मेजर डेनिम, जिनका पूरा नाम था मेजर सैफुल हक डेमिन, इन्हें डेनिम के नाम से भी जाना जाता है, मेन अहम भूमिका निभाई। और मैं आपको बताऊं कि उस टाइम शेख हसीना अपने परिवार के साथ नहीं थी, नहीं तो उनकी भी हत्या कर दी जाती। और 3 नवंबर 1975 को ये मेजर डेमिन बांग्लादेश को छोड़ के भाग जाते हैं और चाइना जाते हैं, चाइना से केनिया जाते हैं, केनिया से दुबई जाते हैं, फिर पाकिस्तान जाते हैं। आज भी ये बांग्लादेश के अंदर वापस नहीं आए, लेकिन बांग्लादेश की हर आतंकवादी घटनाओं के पीछे इनका हाथ है, क्योंकि तभी से ISI का पूरा सपोर्ट मेजर डेनिम को था। और आज मैं मेजर डेनिम का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि आज का जो स्टूडेंट्स का जो आक्रोश था, इसमें मेजर डेनिम की बहुत अहम भूमिका है। लेकिन पाकिस्तान कभी चाहता ही नहीं था यार कि बांग्लादेश अलग हो। वो हमेशा एक आग में उलझता रहा कि किसी भी कीमत में इस बांग्लादेश को खत्म करना है, चाहे बात दोस्ती से क्यों ना शुरुआत किया जाए। तो इसकी शुरुआत करी 1987 में ISI के चीफ हामिद गुल ने धीरे धीरे क्या किया, बांग्लादेश आर्मी पर अपना पैठ बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने वहां की कुछ सत्ता पार्टी जैसे BNP, जमाते इस्लाम, इनको फंडिंग देना शुरू कर दिया। बस इनका एक ही काम था कि बांग्लादेश को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना। एक जो लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, और दूसरा कि उनके दिमाग में किसी भी कीमत पर इस बात को भरना कि बांग्लादेश की प्रेजेंट गवर्नमेंट तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे हितों में नहीं है। वो सिर्फ क्या है, एक डिक्टेटरशिप चला रही है जिसको लोकतंत्र का नाम दिया गया है। ये 1987 से ही हामिद गुल ने धीरे धीरे क्या कर दिया, बांग्लादेश के आवाम और मेनली उनकी आर्मी की ओर दिमाग में डालना शुरू कर दिया। और तभी 23 जून 1996 को
शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती है और वो सबसे पहले उन सभी को सजा देती है जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर विद्रोह किया या बांग्लादेश के आर्मी के अंदर विद्रोह किया या बांग्लादेश के लोगों की हत्याएं करी। उन सभी को शेख हसीना ने क्या किया, जेल के अंदर डाला और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और कईयों को, जमाते इस्लाम के आतंकवादियों को सजाए मौत की भी सजा हुई। यहाँ हसीना गवर्नमेंट धीरे धीरे सही चल रही थी और तभी 2001 में बीएनपी की सरकार आती है और जब बीएनपी की सरकार आती है तो उनका सिर्फ एक ही मोटो था कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना, क्योंकि आईएसआई से बहुत मोटी फंडिंग आ रही थी यार। और मैं आपको बताऊं 2004 में इसी गवर्नमेंट के उसमें चिंगतांग पोर्ट के ऊपर 10 ट्रक पकड़े गए थे। और ये 10 ट्रकों में हथियार भरे हुए थे और ये सारे के सारे हथियार कहाँ आ रहे थे, ये सारे के सारे हथियार हमारे नॉर्थ ईस्ट भेजे जा रहे थे आईएसआई के इशारे में। लेकिन एक महज छोटी सी गलती से पकड़े गए। ऐसा नहीं था कि इंटेलिजेंस को बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं पता था कि इन ट्रकों के अंदर क्या है, जो भी मजदूर थे। तो अचानक तिरपाल हटाया गया, एक ट्रक के अंदर आर्म्स निकले और उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे अल बाबर, जिनको आप आज भी देखेंगे, आज भी वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ या बांग्लादेश आर्मी के साथ अपनी फोटोज खिंचा रहे हैं मीडिया पर 2025 में और एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास ये आर्म्स हैं। जबकि जिस हथियार का वो पिक्चर्स दिखा रहे हैं MP5, तो मैं उनको बताऊं कि हिंदुस्तान ने इस हथियार को 10 साल पहले छोड़ दिया। हिंदुस्तान बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन फिर वो हिंदुस्तान को खैर देने की कोशिश कर रहे हैं अपने पिक्चर के माध्यम से। हम दोबारा आते हैं सेम हसीना गवर्नमेंट पर ही। और तभी क्या होता है, सरकार धीरे धीरे चल रही होती है और फिर दोबारा एक बार सत्ता में हसीना गवर्नमेंट आती है। लेकिन अब यहां से होता है मेन आईएसआई का गेम यार। आईएसआई को लगता है नहीं कि किसी भी कीमत पर इस सरकार को हमें फेंकना है, अगर क्योंकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अच्छे मित्रता है, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा अहिंसा पर विश्वास रखता है यार। हिंदुस्तान के जो भी पड़ोसी देश हैं, हिंदुस्तान ने हमेशा चाहा कि उनसे मित्रता करें, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और अपने मित्र देशों को भी हमेशा सपोर्ट करता है। लेकिन आईएसआई ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 2015 में हामिद गुल की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी आईएसआई क्या कर रहा था, कंटिन्यू बीएनपी या जमाते इस्लाम को इनडायरेक्ट तरीके से फंड कर रहा था और लगातार मदद करने की कोशिश कर रहा था उनको कि किसी भी कीमत में क्या है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कैसे गिराया जाए, कैसे बांग्लादेश के लोगों में आक्रोश पैदा किया जाए। यहाँ पर मैं 2 एक्स आर्मी ऑफिसर या 2 भगोड़े या 2 कोर्ट मार्शल आर्मी ऑफिसर्स के नाम बताता हूँ। एक का नाम है मेजर सैयद मोहम्मद जाइल हक। ये 2015 से ही बांग्लादेश छोड़ के भाग चुका है, क्योंकि शेख हसीना ने इसके ऊपर आरोप लगाए थे कि ये बांग्लादेश आर्मी के अंदर क्या कर रहा है, बहुत सारा विद्रोह पैदा करने की कोशिश कर रहा है, आर्मी को भड़काने की कोशिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है और आईएसआई के इशारे में ये चाहता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरे। और एक दूसरा नाम कैप्टन शुहू आफरीदी, जिसे आजकल आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। हम इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। हम थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं 2009 में। 2009 में आईएसआई ने पहली बार एक चाल चली। क्या किया आईएसआई ने कि बांग्लादेश के अंदर एक फोर्स है BDR, बांग्लादेश राइफल, एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर BSF, CRPF, ITBP, CISF, ये भी पाकिस्तान की एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है। तो आईएसआई ने क्या किया, धीरे धीरे इनके सोल्जरों को भड़काना स्टार्ट कर दिया और ये बोला यार तुम तो बिल्कुल आर्मी का काम करते हो, तो फिर क्यों नहीं तुम आर्मी का जैसा दर्जा दिया जा रहा है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया। हाँ, क्योंकि क्या होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी में थोड़ा सा एक सैलरी का डिफरेंस होता है माइनर, और कुछ एक सुविधाओं का डिफरेंट होता है। तो आईएसआई ने इसी चीज का फायदा उठाया और पूरी पैरामिलिट्री फोर्स भड़काना शुरू कर दिया। और तभी 2009 के अंदर और एक बड़ा विद्रोह होता है, जिस विद्रोह के अंदर 74 आदमी मारे जाते हैं, जिसमें से 57 बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स थे। इसमें खुद BDR के DGP भी थे। एक बड़ा विद्रोह होता है, शेख हसीना इसमें 800 लोगों का कोर्ट मार्शल करती है, 400 लोगों से ज्यादा को जेल में डाला जाता है, जिसमें से कईयों को फांसी की सजा दी जाती है, मतलब फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन आईएसआई ने क्या किया, इस सारी घटना का आरोप किसके ऊपर लगाया, हमारी रिसर्च एंड एनालाइज विंग का, कि यार ये तो हमारा RNW का काम था। यार हमारी RNW का क्यों काम होगा, हमारे तो अच्छे रिलेशन थे बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ रिलेशन किसके खराब थे, पाकिस्तान के। बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहता है पाकिस्तान। बांग्लादेश में 30 लाख लोगों की हत्याएं किसने करी, पाकिस्तान ने। 2 लाख औरतों के साथ रेप्स किसने करे, पाकिस्तान आर्मी ने। तो हिंदुस्तान क्यों आपकी
बीटीआर को भड़काएगा यार, हमारी रिसर्च एंड एनालाइज विंग क्यों भड़काएगी? हम क्यों चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क बर्बाद हो? लेकिन आईएसआई ने पूरी कोशिश करी कि ये सारा का सारा ब्लेम किसके ऊपर लगाया जा सके, हमारी आरएनडब्ल्यू के ऊपर। लेकिन ये कोई भी ब्लेम नहीं लगा और बांग्लादेश की आवाम को पता था कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। तो आईएसआई धीरे धीरे क्या करती है, इसी सुहू आफरीदी या जो इनके दो मेजर, एक तो डैनिंग जो पहले से भागे हुए हैं, या जो मेजर मोहम्मद जो मैंने आपको बताया ज़ियाउल हक, इनको फंडिंग करके धीरे धीरे जमात इस्लाम और बीएनपी को फंड करना शुरू करती है। और ये अपने लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर एंटर करना शुरू करते हैं, जो हम पहले पॉइंट पर आए थे, जो स्टूडेंट्स का आक्रोश हुआ। तो आईएसआई क्या करती है, पहले उन स्टूडेंट्स को भड़काना शुरू करती है जो अपोजिट थे कि भाई नहीं, अब तो ये बहुत टाइम हो गया और ये जो मुक्ति वाहिनी को जो एक 10% का सब्सिडी दे रहे हैं किसी भी चीज़ पर, इसको हटाना चाहिए। तो आईएसआई ने इनको भड़काना शुरू कर दिया, यार भाई 1971 से लेकर आज तक सब्सिडी दे रहे हैं, अब ये सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। तो यहाँ आईएसआई ने इनको भड़काना शुरू किया और आईएसआई ने अपने ही लोग किस पर कर दिए, उन लोगों में भी कर दिए जो जिनको ये सब्सिडी मिल रही थी। और उन लोगों को क्या किया, आईएसआई ने बोलना शुरू कर दिया यार कि ये सब्सिडी तो हमारा हक है भाई, ये क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने मुक्ति वाहिनी में इस देश के लिए जान दी है। तो मैं लोगों को ये बोलूं कि दोनों साइड ही आईएसआई के लोग काम कर रहे थे यार, ठीक है। और पहली बार क्या होता है, ये स्टूडेंट्स का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता है और जैसे मैंने आपको बताया कि 20 जुलाई 2024 को एक बड़ा आक्रोश होता है जिसमें 100 से ज्यादा स्टूडेंट मारे जाते हैं। और सीधा ब्लेम किसके ऊपर लगता है, हसीना गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगता है। और लेकिन मैं आपको तभी बताऊं कि वहां के होम मिनिस्टर जब इसकी जांच करते हैं तो एक बहुत बड़ा एविडेंस वो क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जो बुलेट उन बच्चों की बॉडी से रिकवर हुई वो थी 7.62 mm इंटू 39 mm। यानी कि ये जो बुलेट होती है ये AK-47 या AKM के अंदर यूज किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश की जो पुलिस फोर्स है वो ना तो AK-47 यूज करती है ना AKM यूज करती है, ठीक है। तो जो बुलेट्स उन बच्चों की बॉडी में मिली वो तो पुलिस ने चलाई नहीं थी, यानी कि उन बच्चों के ऊपर जो गोली चलाई थी वो कहीं ना कहीं किससे कॉन्ट्रैक्ट रखते थे, आर्मी, मिलिट्री या आईएसआई के साथ। तो पुलिस की आड़ में जिन बच्चों को गोलियों से भुना गया वो किसने भुना, आईएसआई ने। और ब्लेम किसके ऊपर लगाया, ब्लेम लगाया लोकल पुलिस के ऊपर, हसीना गवर्नमेंट के ऊपर। और धीरे धीरे पूरी बांग्लादेश के आवाम को एक मैसेज पहुंचा दिया जाता है कि शेख हसीना अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसने मासूमों को मारना शुरू कर दिया, जबकि सबके सब स्टूडेंट्स को आईएसआई के इशारे में मारा गया था। और तभी यूनिस गवर्नमेंट ने इन होम मिनिस्टर्स को भी चेंज कर दिया। ये एविडेंस कभी बाहर नहीं आए कि उन बच्चों की बॉडी में जो बुलेट्स मिले थे वो 7.62 mm इंटू 39 mm के थे। और तभी क्या होता है, आक्रोश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आईएसआई एक प्लानिंग करती है कि हमें शेख हसीना को भी क्या करना है, शूट आउट करना है। शेख हसीना किसी भी कीमत पर बांग्लादेश से बचकर नहीं जाना चाहिए। आईएसआई की पूरी प्लानिंग चल रही थी और इसके पीछे कुछ और देश भी थे। हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। 2017 में यूएस ने शेख हसीना को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था कि आप सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो, और इसके बदले यूएसए शेख हसीना को पैसों के साथ साथ एक वादा कर रहा था कि हमेशा आपकी ही सरकार रहेगी। लेकिन शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका क्या चाहता था, यहाँ पर अपना एक नेवल बेस बनाना चाहता था, क्योंकि एशिया के अंदर ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूएस को पता था अगर वो यहाँ पर अपना एक नेवल बेस बना लेता है तो यहाँ से वो पूरे एशिया को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन शेख हसीना ने बोला कि नहीं, ये जगह मेरे देश की है और मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। उसने यूएस को भी नाराज कर दिया। अगर यहाँ शेख हसीना को हमेशा अपनी कुर्सी बचाने होती तो यूएस के साथ भी ये डील कर सकती थी, क्योंकि 2017 में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर खुद बांग्लादेश गए थे इस डील को करने के लिए, जिसको शेख हसीना ने ठुकरा दिया। लेकिन इसके बाद मैंने आपको बताया कि आर्मी के ऊपर एक प्रेशर आता है कि सेम 6 अगस्त को शेख हसीना को उन्हीं के घर पर शूट आउट करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बांग्लादेश आर्मी के चीफ हैं यानी कि जनरल वकार उल जमाल, वो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना जैसे लीडर को शूट आउट करें। इसके पीछे कई लोग बहुत बड़ा रीज़न बोलते हैं। मैं आपको एक और रीज़न बताऊं कि जो शेख हसीना की जो सिस्टर है वो कहीं ना कहीं वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाइफ भी है, तो एक रिलेशन है। तो उस रिलेशन में वहाँ के जनरल नहीं चाहते थे कि वो शेख हसीना को शूट आउट करें, जबकि आईएसआई का पूरा प्रेशर था शेख हसीना को मरवाने के लिए। क्योंकि इससे पहले अगर मैं 5 अगस्त की बात करूं तो कम से कम 5 लाख लोगों ने शेख हसीना के घर को घेरने की कोशिश करी, उन्हें वहीं जिंदा जलाने की कोशिश करी। लेकिन आर्मी चीफ चाहते थे कि शेख हसीना जैसी लीडर बांग्लादेश की जनता के लिए हमेशा जीवित रहनी चाहिए। तो प्रेशर में आकर शेख हसीना से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया 6 अगस्त को। लेकिन आज भी ये इस्तीफा कहीं वैलिड नहीं है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री अगर
अपनी कुर्सी से इस्तीफा देंगे तो उन्हें प्रेसिडेंट के सामने देना पड़ेगा। लेकिन यूनुस ने उनके ऊपर इतना प्रेशर दिया कि बिना इस्तीफा दिए शेख हसीना को भारत आना पड़ा अपनी जान बचाकर। तो वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 7 तारीख को शेख हसीना को बांग्लादेश से सेफ हिंदुस्तान भेज दिया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और मैं आपको बताऊं कि महज उनके निकलते ही 6 अगस्त को इसी यूनिस गवर्नमेंट ने उन सारे आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया जो 10-10 साल से जेलों के अंदर बंद थे, जिसमें बहुत सारे बड़े लीडर, जमात के बड़े लीडर जिनके ऊपर कई हत्याएं के आरोप थे। और उन सभी लोगों को जिनके ऊपर बांग्लादेश राइफल्स के 57 लोगों को मारने के आरोप थे, उन सभी को महज एक ही दिन के अंदर बाहर निकाल दिया गया। आज ये सभी के सभी आतंकवादी बांग्लादेश की जमीन पर खुलेआम घूम रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि वही कैप्टन शुहो आफरीदी आज बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहा है, जो सारे लोग जेल से हैं। आप बहुत सारे वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि उन सब लोगों को ट्रेन कर रहा है। और जो यूनुस आज पूरी बांग्लादेश को बोल रहा है कि मैं आपके साथ हूं, हम एक लोकतंत्र में, मैं आपको बताऊं इसी यूनुस गवर्नमेंट के ऊपर 154 करोड़ टैक्स चोरी के आरोप हैं। यानी कि बांग्लादेश करेंसी के हिसाब से 11 से 10 करोड़ की चोरी है। इसे 157 करोड़ बांग्लादेशी टका जमा कराने थे, इस पर ये आरोप है। लेकिन जब पावर में आया यूनुस तो इसने सबसे पहले क्या किया, अपनी कंपनी को 5 साल तक टैक्स फ्री कर दिया। आज आप मुझे बताओ कि ये बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ है या खुद के फायदे के लिए आईएसआई के सारे में काम कर रहा है। और जैसे ही बांग्लादेश का लोकतंत्र खत्म होता है, मैं आपको बताऊं आईएसआई के चीफ आसिम मलिक फरवरी 2025 में सबसे पहले पाकिस्तान का विजिट करते हैं। और विजिट करने के बाद उन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि वो हिंदुस्तान से बांग्लादेश की रक्षा करेंगे। शायद वो ये भूल गए कि यही वो पाकिस्तान था जिसने हजारों बांग्लादेशियों का कत्ल किया। और आज यही पाकिस्तान बांग्लादेश का हमदर्द बनकर आ रहा है। और आज जितने भी आईएसआई के वांटेड हैं, मोस्ट वांटेड हैं जेलों के अंदर, आज वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, बांग्लादेशियों के हितैषी बने हुए हैं। ब्रिगेडियर अब्दुल्ला हिल आज़ामी, जसमुद्दीन रहमानी जैसे लोग आज खुलेआम बांग्लादेश की सड़कों में घूम रहे हैं, जिन पर कई गंभीर आरोप थे। लेकिन यूनुस गवर्नमेंट ने महज 24 घंटे के अंदर इन सबको रिहा कर दिया। और यूनुस गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को ये बोला है कि 2026 जून के अंदर एक चुनाव होंगे। और आईएसआई इस टाइम पूरी की पूरी फंड कर रही है कि किसी भी कीमत पर जमाते इस्लाम और बीएनपी बांग्लादेश की सरकार में आए, जिसके लिए आईएसआई किसी भी कीमत पर उन हर लोगों को किलिंग करना शुरू कर रही है जो हसीना गवर्नमेंट के साथ थे। यहां तक कि जो भी हसीना गवर्नमेंट के फॉलोवर थे या जो भी बांग्लादेश के हित में थे, उन हर लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो एक देशद्रोही हैं। हजारों लोगों को शूट आउट कर दिया गया बांग्लादेश के अंदर। और जिस पाकिस्तान के साथ अब बांग्लादेश खड़ा है, आज पाकिस्तान की धरती आतंकवाद की धरती बन चुकी है, जहां लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ग्रुप खुलेआम घूम रहे हैं। आज हर रोज पाकिस्तान के अंदर धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान की जीडीपी बिल्कुल क्रैश हो चुकी है और बांग्लादेश की आवाम आज भी उस पाकिस्तान पर भरोसा कर रही है। बांग्लादेश के संविधान रूल के हिसाब से शेख हसीना ने कभी अपना इस्तीफा नहीं दिया। वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और आने वाले टाइम में एक दिन जरूर बांग्लादेश के लोगों को पता चलेगा कि आपके बांग्लादेश में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स की हत्याएं हों, लोगों की हत्याएं हों, वो सारे के सारे आईएसआई के इशारे में हुए हैं, जो सारे के हसीना गवर्नमेंट या आपके पुलिस के ऊपर आरोप लगाए। लेकिन इस पूरे के पीछे हमारे भारत में क्या असर पड़ेगा, एशिया पर क्या असर पड़ेगा? आईएसआई किसी भी कीमत पर चाहता है कि हिंदुस्तान को नॉर्थ ईस्ट से अलग करना, जिसके लिए कई विदेशी ताकत आईएसआई को फंड कर रहे हैं। और आईएसआई क्या कर रहा है, बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों को मदद कर रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि वो लगातार कोशिश कर रहा है कि चिकन नेक को हिंदुस्तान से अलग किया जाए। चाहे पहलगांव जैसे अटैक हो, जहां हिंदुस्तान का पूरा ध्यान क्या हो, पहलगांव अटैक पर जाए और पाकिस्तान आईएसआई के साथ मिलकर पूरा का पूरा बांग्लादेश के अंदर चिकन नेक को अलग करने की कोशिश करे। यूनुस खान, जो खुद को एक नोबेल प्राइज शांति प्रिय आदमी कहता है, आज भी वो इंग्लैंड की धरती में बैठ के पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, जहां पाकिस्तान का एक एजेंट समीर और बांग्लादेश के सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर इस डील में मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक डिजिटल करेंसी के थ्रू 156 मिलियन पाउंड आपके बांग्लादेश से बाहर जाने वाला है। जो यूनुस
कहता है कि वो बांग्लादेश सरकार के साथ है, तो ये बांग्लादेश का सारा पैसा आईएसआई की मदद से वो बांग्लादेश से बाहर जा रहा है, क्योंकि पता है यूनुस गवर्नमेंट को कि एक दिन बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र सरकार आएगी और इन सभी को बांग्लादेश छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। तो खुद की सेफ्टी के लिए कि उनका जीवन और उनके बच्चों का जीवन, उनके लोगों का जीवन बहुत अच्छे से गुजरे, इसलिए वो चाहते हैं कि पूरे बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेश से बाहर जाए। और उनका काम है कि हिंदुस्तान के ऊपर ब्लेम करना कि हिंदुस्तान बांग्लादेश के अंदर अशांति चाहता है। मैंने आपको बोला कि हिंदुस्तान एक लोकतंत्र देश है और हम एक लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जय हिंद।